हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो आज का जो सेशन है आप देख पाएँगे स्क्रीन पे बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड एसटीईटी के लिए और ख़ासकर जितने लोग भी कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल लेवल पे हो, चाहे वो इवन 6 टू 8 के लिए जो लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इक्वली ये सेशन इम्पोर्टेंट होता है। एवरीडे मैं इस बात को बताता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो कंटेंट आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ बिल्कुल सेम है, प्रैक्टिस आपको उतना ही करना है। और बेसिकली इसमें आप देखेंगे टॉपिक जो लिखा हुआ है आज का सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आप जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे कंप्यूटर का, साथ में हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट्स के बेसिक कुछ फंक्शंस को पढ़ेंगे। और ओवरऑल ये जो टॉपिक और ये जो सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है, और इसका नाम भी मैंने रखा है नॉलेज कैप्सूल 16 मिनट्स शो। मतलब करीब 1 घंटा इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ को करेंगे। अगर आप कंप्लीट इस सेशन को कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि 4 टू 5 क्वेश्चंस कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम के लिए, जो जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन, या स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं तो 4-5 क्वेश्चन, या सिमिलर टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन, जहाँ भी 80 क्वेश्चंस के अराउंड अगर सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन कहीं न कहीं इस पार्टिकुलर टॉपिक से होता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वो सारा क्वेश्चन आप कर पाएँगे, ठीक है? तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार सेशन को आप सभी लोग, जितने लोग भी सेशन देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, ताकि और भी जो एस्पिरेंट्स हैं और हमारे जो साथ तैयारी करने वाले जो लोग हैं, वो सब लोग जुड़ पाएँगे। और स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आपके सामने है, तो इसमें हमें थोड़ा समझना है एक-एक पॉइंट को, और ताकि आपका बेसिक भी ठीक हो जाए। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ठीक है? जब भी हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट के फॉर्म में जो डेटा दिया जाता है, वो डेटा रॉ डेटा होता है, ठीक है? डेटा क्या होता है? कोई भी फैक्ट होता है, जो इनपुट के रूप में दिया जाता है। जैसे ही डेटा प्रोसेस हो जाता है, जैसे ही डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ये मीनिंगफुल बन जाता है। क्या बन जाता है? मीनिंगफुल बन जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डेटा इज़ बेसिकली रॉ फैक्ट। डेटा इज़ बेसिकली रॉ फैक्ट that can be stored and processed by the computer, but information को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस्ड डेटा, या मीनिंगफुल डेटा, या लॉजिकल रिलेटेड डेटा। सो डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। जो भी आउटपुट हमें मिलता है इनपुट देने के बाद, वो एक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक? तो आप समझ गए डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ देखेंगे इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं? माउस, कीबोर्ड, ईटीसी। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बेसिकली प्रोसेसिंग टास्क करता है, ठीक? जिसमें क्या-क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक? एंड रजिस्टर्स भी होता है, और यहाँ पर मेन मेमोरी। तो बेसिकली सीपीयू के इंटरनल में अगर हम बात करें पार्ट्स में, तो मेन मेमोरी होता है, जो प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? प्राइमरी मेमोरी। मीन्स विदाउट प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है। बट यहाँ पर एक मेमोरी होता है जो मेन मेमोरी से कनेक्ट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी स्टोरेज। एक्सिलरी स्टोरेज का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव ईटीसी। एक एक्सिलरी स्टोरेज क्या हो गया? हार्ड डिस्क हो गया। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी स्टोरेज कहा जाता है। बट यहाँ पर जब हम सीपीयू की बात करेंगे, तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और मेन मेमोरी, ये इंटरनल पार्ट हो जाता है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। और आज का टॉपिक क्या है? सीपीयू है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन मेमोरी और एक्सिलरी स्टोरेज दोनों को कंबाइंड रूप से यहाँ दिखाया गया है आपको, ठीक है, डायग्राम में। ये कंबाइंड रूप से इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। बेसिकली मेमोरी के टाइप्स ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर हमें समझना था ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, और फिर हमें इसमें पढ़ना एक टॉपिक सीपीयू। बट यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो। कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो क्या होता है बताइए। कोई भी इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ऑर्डर इन विच एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, इसको हम कहेंगे कंट्रोल फ्लो। एक टर्म आपका यहाँ पे डेटा फ्लो है। डेटा फ्लो क्या होता है, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक जो डेटा क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ डेटा। आप ये समझिए, कंट्रोल फ्लो हो गया ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन गेट एग्जीक्यूटेड, और डेटा फ्लो हो गया मूवमेंट मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर डेटा के मूवमेंट, ठीक है, को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डेटा फ्लो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस एरो से डेटा फ्लो को दर्शाया गया है, जो हाईलाइटेड है। यहाँ डॉट डॉट है, इसको कंट्रोल फ्लो के द्वारा दर्शाया गया है। क्लियर। बेसिकली ये दोनों टर्म आप जान गए तो ये अच्छी चीज़ है। ऐसे ऐसे टर्म्स से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, ठीक है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल है, आप जानते हैं। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम। सीपीयू का ही काम है डेटा को स्टोर करना, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट के ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सीपीयू। अब इसमें जब हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो मेमोरी यूनिट में क्या आता है, रजिस्टर्स। क्या आता है, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो आपको ये समझना है कि रजिस्टर, आप बेसिक डायग्राम से समझ सकते हैं, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट कनेक्टेड टू द एएलयू। बट ये पार्शियल करेक्ट है, इसमें एक बात और जोड़ना है, रजिस्टर्स का यूज कौन करता है, एएलयू भी करता है और सीयू भी करता है। तो कुछ रजिस्टर्स का यूज कंट्रोल यूनिट करता है और कुछ रजिस्टर का यूज कौन करता है, एएलयू करता है। आगे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर डेटा जो ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रेवल होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। जैसे यहाँ रजिस्टर से डेटा कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, कंट्रोल यूनिट से कहाँ जा रहा है, एएलयू के पास जा रहा है, अगेन एएलयू से कंट्रोल यूनिट के पास आ रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, रजिस्टर में जा रहा है। तो ये जो फ्लो ऑफ डेटा आप देखेंगे, तो जिसके थ्रू होता है डेटा ट्रेवल होता है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक कॉमन वायर है, ठीक है, कॉमन वायर है, मान लीजिए कोई वायर है, इसी पर बहुत प्रकार का डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है बस। क्या कहा जाता है, बस। तो बस इज अ कॉमन वायर थ्रू विच ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बसेस। तो बस आप समझ गए क्या है। यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और भी रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एड्रेस रजिस्टर, इसे एमएआर कहा जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर,
और बेसिकली इतना याद रखना है आपको, एक शॉर्टकट है DRAR AC IRPC TR और इनपुट आउटपुट होता है डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और एक्यूमुलेटर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बसेस आपको समझ में आ गया, और 3 प्रकार का बस होता है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, कोई भी कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है रजिस्टर से, और उसके बाद क्या कहाँ भेजता है, एएलयू को भेजता है। तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है फेच करना, इंस्ट्रक्शन को फेच करना और डिकोड करना। डिकोड मतलब मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में उसे कन्वर्ट करना, सो दैट कि ये समझ में आए कि इंस्ट्रक्शन में करना क्या है, व्हाट ऑपरेशंस इज टू बी परफॉर्म्ड, उसको हम कहते हैं डिकोड। तो फेच करना, डिकोड करना, और एएलयू क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये तो मैंने बेसिक 2-4 बातें बताई, लेकिन यही हमें पढ़ना है आज के पूरी टॉपिक में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए, और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करता है और अदर टू द अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। दूसरा फंक्शन है, ये पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, इससे भी आप पढ़ लेंगे, तो एक बार रिवीजन के लिए जरूरी है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑल यूनिट्स का मतलब होता है अदर जितने भी यूनिट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करने का काम कंप्यूटर में किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। थर्ड फंक्शन क्या है, इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रिट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी ऑब्टेन करने का मतलब क्या हो गया, फेच करना। इसका मतलब क्या हो गया, फेच करना। इंटरप्रिट करने का मतलब डिकोड करना, ठीक है। और उसको डायरेक्ट करना किसके पास, एएलयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। इट कम्युनिकेट्स विथ इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट फ्रॉम द स्टोरेज। डेटा ट्रांसफर के लिए क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किससे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। एंड इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, ये समझना है। डेटा को ये कंट्रोल यूनिट प्रोसेस नहीं करता है और ना ही स्टोर करता है। स्टोर तो मेमोरी यूनिट करेगा, और प्रोसेस कौन करेगा, एएलयू करेगा। तो कंट्रोल यूनिट केवल कंट्रोल करता है, ठीक। एएलयू का फंक्शन क्या है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसमें अर्थमेटिक सेक्शन होता है एक। अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये काम करता है कौन, एएलयू। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटेटिव यूज ऑफ अबव ऑपरेशंस। देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस, उसमें बेसिक ऑपरेशन तो यही होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए, बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इसी में डिवाइड करके किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल सेक्शन क्या करता है एलयू का, फंक्शन ऑफ लॉजिकल सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा। तो आपको एक ही बात समझना है कि ऑल द कंप्यूटर्स ऑपरेशंस आर आइदर अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड ऑल दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय एएलयू। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग सब चीज एक तरीके से जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और कुछ कुछ टर्म्स को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने आप को रिवाइज करते हैं, हालांकि टॉपिक ये भी पढ़ना ही है आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। रजिस्टर्स, क्विकली, रजिस्टर्स क्या है, आप ऐसे पहले समझिए। रजिस्टर एक हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है। जैसे हमारे मन में आता है कि क्या रजिस्टर अपने प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, तब रजिस्टर का क्या पर्पस है। देखिए, रजिस्टर बेसिकली हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन को रजिस्टर कहा जाता है, जो प्रोग्राम के
एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू जिसका यूज करता है, प्रोसेसर जिसका यूज करता है, वो है रजिस्टर। अगर आपके सामने मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर दिया हुआ रहे, कैश मेमोरी दिया रहे, रजिस्टर दिया रहे और कैश मेमोरी भी दिया रहे, तो फास्टेस्ट में रजिस्टर ही होगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजते भी हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम वगैरह पे, या कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर होगा। अगर रजिस्टर नहीं दिया है तो वहाँ पे कैश होगा। रजिस्टर्स क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली। जिसका इमीडिएटली यूज है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान। टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू रिट्रीव्स इट फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेसेस इट इनटू द रजिस्टर। इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया कि क्या करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन मेमोरी से किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और उसको कहाँ पे रखता है, उसको रखता है रजिस्टर में। मतलब मेन मेमोरी अगर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर काम कर रहा है। अब समझ में आ गया। आगे देखेंगे रजिस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जिससे क्वेश्चन आता है। ये हम लोग एक तो इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल जब हम सीपीयू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो विदाउट रजिस्टर हम सीपीयू को कंप्लीट समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा ये पार्टिकुलर टॉपिक है, इसलिए इसका नाम नॉलेज कैप्सूल दिया गया है कि आप सीपीयू को ठीक से समझ पाएँ, उसके इंटरनल पार्ट्स को समझ पाएँ और उसके बाद एक-एक करके हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे आगे के अपने सीरीज में। देखिए अब प्रोग्राम काउंटर क्या है? देखिए जहाँ भी काउंटर टर्म आ जाए, काउंटर का मतलब होता है 1 बाई 1 ये इंक्रीज करता है, 1 बाई 1 ये इंक्रीमेंट करता है। जैसे पीसी इक्वल टू पीसी प्लस प्लस, समझ रहे हैं? प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रोग्राम में, प्रोग्राम काउंटर प्लस प्लस, इट मीन्स कि पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 1, तो ये इंक्रीमेंट बाई 1 है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन आएगा, एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आएगा। इट कीप्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। इसी को प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। एंड प्रोग्राम काउंटर अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोग्राम काउंटर इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर यूज्ड बाय प्रोसेसर। और प्रोसेसर में भी इसका यूज कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस। एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये एमएआर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर आप पहले के सेशंस जिसका जो अभी केवल 1-2 दिन से देख रहे हैं, तो उनको इस कैप्सूल का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कैप्सूल आपको पता है डोज़ होता है, इसलिए सारे सेशंस देखेंगे तो इसके ऊपर हमने एमसीक्यू कराया हुआ है, इसके ऊपर हमने एमसीक्यू कराया हुआ है, वहाँ भी इसके बारे में समझाया है। ठीक है? मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है? इट स्टोर्स द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज। ये उस डेटा को होल्ड करता है जो कंप्यूटर स्टोरेज में क्या होना है? स्टोर होने वाला है, वैसे डेटा को मेमोरी डेटा रजिस्टर होल्ड करता है। एग्जाम्पल रैम या डेटा आफ्टर फेच फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, केवल आईआर लिखा रहे तो समझिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसी को सीआईआर भी कहा जाता है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब ध्यान से समझिए, करेंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टोर कौन करता है? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसलिए इसको केवल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लिखा हुआ मिलेगा। अगर CIR लिखा रहे तो आप समझ ही जाएंगे ना कि करंट इंस्ट्रक्शन मतलब क्या। करंट इंस्ट्रक्शन को जो स्टोर करता है उस रजिस्टर का नाम है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बट केवल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करके एग्जाम में पूछा जाता है। और जब पूछा जाए कि नेम द रजिस्टर दैट होल्ड दैट कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, तो प्रोग्राम काउंटर है। यहाँ देखेंगे एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ, जब भी कहा जाए ना एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना मतलब समथिंग होल्ड, कुछ चीज़ों को स्टोर करना, इसका मतलब ही होता है स्टोर करना। ठीक, ये डिफरेंट कैसे है बाकी रजिस्टर से? क्योंकि जब डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग करता कौन है?
तो आप कहेंगे सीपीयू करता है, बट हम तो सीपीयू टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ये भी बताया कि रजिस्टर भी है, कंट्रोल यूनिट भी, एएलयू भी है। तो इसमें सीपीयू के अंदर एएलयू ये काम करता है। कौन करता है? एएलयू। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोसेसिंग है, वो या तो अर्थमेटिक है या लॉजिकल ऑपरेशन है। तो वो कौन करता है? एएलयू करता है। बेसिकली जब हम प्रोसेसर कहते हैं तो एएलयू को ही कहते हैं। ठीक है? वैसे तो कंबाइंड रूप से कहते हैं, मतलब कंट्रोल यूनिट एएलयू, बट एएलयू ही यहाँ पर क्या करता है? ऑपरेशंस करता है। और इसका यूज, एक्यूमुलेटर का यूज जो करता है वो एएलयू करता है। एक्यूमुलेटर का यूज कौन करता है? एएलयू करता है। इसलिए एएलयू को प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, एएलयू को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर को प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाता है। ध्यान से अगर आप सारा सेशन कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो इसका कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ और भी चीज़ें इसमें हर मटेरियल है जो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड फॉर कैरिंग आउट अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल मैनिपुलेशंस। तो एक्यूमुलेटर समझ में आ गया। ठीक। अब जब हम बात कर रहे थे कि एक सीपीयू के अंदर या एक प्रोसेसर के अंदर जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, लाइक रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, डेटा ट्रांसफर इस इंटरनल कंपोनेंट पर जिसके थ्रू होता है उसी को कहा जाता है बस। ठीक है? इसमें 3 प्रकार का बस होता है। एक होता है इंटरनल बस। इंटरनल बस जब हम पर्सनल कंप्यूटर के रेफरेंस में बात करते हैं तो बस का मतलब ही हम जनरली समझते हैं इंटरनल बस। ठीक है? This is a bus that connects all the internal computer components to the CPU and the main memory. मेन मेमोरी और सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए जिस कॉमन वायर का यूज़ किया जाता है उसी को इंटरनल बस कहा जाता है। या जब बाय डिफ़ॉल्ट हम कहें कि बस, तो आपको समझना इंटरनल बस की बात हो रही है। ठीक है? और इसीलिए इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सिस्टम बस। मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। देखिए, चैनल जब आप विजिट करते हैं तो उसमें कम्युनिटी सेक्शन होता है। इसमें मेरा प्रयास रहता है कि बहुत ही कंसाइज़ मैनर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पोस्ट किया जाए, जिसको आप लोग कहीं भी घूमते-फिरते कहीं रहें, कभी टाइम मिले तो इसको विजिट करें। जैसे आप फ़ेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो यहाँ से आप अपने आप को डाइवर्ट करके आप कम्युनिटी पोस्ट पर समय दें। यहाँ पे जो भी दिन भर में 4, 5, 6 पोस्ट मैं डालता हूँ, वो कहीं न कहीं किसी क्वेश्चन, किसी इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आप वहाँ से रीड कर लेंगे। बस में भी जा रहे हैं, ट्रेन में भी जा रहे हैं, कहीं भी। तो इसलिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ, क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ जब-जब टाइम मिलता है। ठीक है? आज मैंने ये सारी चीज़ें पोस्ट की थी कि आप लोग पढ़ कर के सेशन अटेंड कीजिएगा। ठीक है? आई होप कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इससे बेनिफिट होता है। देखिए, एक ही चीज़ को बार-बार हम देखते हैं, हमारे आँखों के सामने गुज़रता है, तो वो याद हो जाता है, रिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ देखेंगे इंटरनल बस को कौन सा बस कहा जाता है? सिस्टम बस। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, रजिस्टर, मेन मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सब कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? इंटरनल बस के थ्रू। दूसरा होता है एक्सटर्नल बस। इट कनेक्ट्स द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होता है हमारे सिस्टम में, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होता है, ड्राइव कनेक्शंस होता है। ये सब चीज़ जो होता है इसके लिए क्या लगा होता है? एक्सटर्नल बस होता है। तो इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस आप समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे डेटा बस। अब यहाँ पर डेटा बस क्या है? द डेटा बस इज यूज टू, ये इंटरनल बसेस के बारे में बात हो रहा है। डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है उसको डेटा बस कहा जाता है। एड्रेस बस, द एड्रेस बस ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द डेटा शुड गो। डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है वो एड्रेस बस है। मीन्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस वेयर डेटा इज टू बी स्टोर्ड, इसको समझना है, एड्रेस बस है। कंट्रोल बस क्या है? द कंट्रोल बस इज यूज्ड बाय द सीपीयू टू डायरेक्ट एंड मॉनिटर द एक्शंस ऑफ द other functional areas of the computer. It is used to transmit a variety of individual signals, read, write, interrupt, acknowledge, and so forth.
कंट्रोल बस का काम जो है बेसिकली ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है किसके थ्रू? कंट्रोल बस के थ्रू। जैसे रीड करना, राइट करना होता है ना, कॉपी, पेस्ट, रीड, राइट, इंटरप्ट। इंटरप्ट आप जानते हैं क्या है? मैं बता चुका हूँ। इंटरप्ट भी एक प्रकार का सिग्नल है जो किसी इंटरप्ट के द्वारा ही जो फंक्शनैलिटीज़ जो कनेक्ट होते हैं सिस्टम के, वो सब ऑपरेशंस इंटरप्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है? एक्नॉलेज एंड सो फोर्थ। तो ये क्या है नेसेसरी किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो कंट्रोल बस क्या करता है? ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो बस यूज होगा वो कंट्रोल बस है। यहाँ पर एड्रेस बस क्या करता है? डेटा के एड्रेस लोकेशन को, मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करता है, एड्रेस बस है। एक्चुअल रूप से जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा बस है। तो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये हमारा इंटरनल बस हो गया। अब एक चीज और समझना है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स बेसिकली क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड होता है वो सभी कंपोनेंट का अलग-अलग होता है, ठीक है? जैसे ज़रूरी नहीं कि आपका कीबोर्ड जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है एज़ ए इनपुट, उसी स्पीड से प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है। एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज़ नीडेड बिकॉज़ ऑफ, पहला पॉइंट क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू इंक्लूड ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस लॉजिक इनटू द सीपीयू। The data format and word length used by the peripheral may quite different than that of the CPU. CPU का डेटा फॉर्मेट और आपके जो डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसका डेटा फॉर्मेट अलग-अलग है। इसलिए भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? The feature of input output module, it is a mediator between the processor and the input output devices. तो IO मॉड्यूल क्या है? आईओ मॉड्यूल बेसिकली एक मीडिएटर का काम करता है किसके किसके बीच में? सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में मीडिएटर का काम करता है। इट कंट्रोल्स द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसको प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस पार्टिकुलर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से। ठीक है? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का मतलब है यूजिंग दिस टेक्निक डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर के डायरेक्ट कंट्रोल में डेटा ट्रांसफर हो। ठीक है? प्रोसेसर के डायरेक्ट कंट्रोल में डेटा ट्रांसफर हो, उसको प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट कहेंगे। The processor must continuously check an input output device and hence it cannot do another task. जब प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है, तो इसको क्या करना है? कॉन्टिन्यूसली इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करना है, इसलिए अनदर टास्क नहीं कर पाता है। एंड दिस मेथड इज हैंस इनएफिशिएंट, स्लो। इसका मतलब है कि प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर का सारा टाइम इनपुट आउटपुट या डेटा ट्रांसफर के लिए जाता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड क्या है? इनएफिशिएंट है और स्लो है। Characteristics of programmed input-output are as follows. In programmed input output operations are completely controlled by the CPU. एक ही बात याद रखना है कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में ऑपरेशंस कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? रियल टाइम सिस्टम में, रियल टाइम और एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। Used in CPU which have single input and single output instructions। तो उस जगह पर रियल टाइम सिस्टम में जहां पर एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है? द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट द सीपीयू स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम वेटिंग फॉर द डिवाइस टू बिकम रेडी। इसके बाद है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। The term interrupt is used for any event that causes temporary transfer of control of CPU from one program to the other which is causing an interrupt। Interrupt कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी को
ज़रूरत है किसी पेरिफेरल की, उस सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा, सीपीयू क्या करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल उसके पास सेंड कर देगा। तो इंटरप्ट उसी को कहा जाता है। इंटरप्ट आर प्राइमरली इशूड ऑन इनिशिएशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउट ऑपरेशन की शुरुआत में इंटरप्ट क्या होता है, इशू होता है। कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कंप्लीशन का मतलब कि अगर कोई प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया तो क्या होता है, सीपीयू फिर दूसरे प्रोसेस को इन्वोक करेगा, तो वहाँ पर इंटरप्ट जनरेट होगा जब इनपुट आउट ऑपरेशन शुरू होगा, कंप्लीट होगा, या फिर कोई एरर अकर होगा तो वहाँ पर इंटरप्ट जनरेट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर इंटरप्ट में क्वेश्चन के दौरान मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है, इंटरप्ट में एक होता है मास्केबल, एक नॉन मास्केबल। मास्केबल मीन्स दैट कैन बी इग्नोर्ड, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। नॉन मास्केबल मीन्स जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, डीएमए। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को समझना है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब यहाँ पर नाम से ही है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में यहाँ पर सीपीयू के इंटरवेंशन के बिना ही मेमोरी एक्सेस किया जा सकता है, जिससे सीपीयू के टाइम को या उसको फ्री किया जा सकता है। इसी टेक्निक को डीएमए कहा जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ कंप्यूटर फीचर that allow hardware devices to transfer data to and from the main memory without the central processing unit. सीपीयू के बिना ही मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करने के टेक्निक को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहा जाता है। बेसिकली सीपीयू के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, लेकिन इस टेक्निक में पॉसिबल है। इसमें डीएमए कंट्रोलर का यूज किया जाता है जो इस पार्टिकुलर टास्क को करता है। और डीएमए से बेनिफिट क्या है, दिस फ्री अप द सीपीयू टू फोकस ऑन अदर टास्क विच कैन इम्प्रूव ओवरऑल कंप्यूटर परफॉर्मेंस। सीपीयू फ्री रहता है, इसको यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने में कोई काम नहीं है। डीएमए वर्क्स बाय यूजिंग अ डेडिकेटेड डीएमए कंट्रोलर। यहाँ पर एक डेडिकेटेड डीएमए कंट्रोलर का यूज किया जाता है जो डेटा ट्रांसफर करता है, कहाँ, डिवाइस और मेमोरी के बीच में। मेमोरी, यहाँ पर मेन मेमोरी की बात हो रही है। मेन मेमोरी और डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है विदाउट सीपीयू, इसलिए इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहा जाता है। और यहाँ पर क्या यूज होता है, यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर यूज किया जाता है। अब आप समझ गए। दिस अलाउ डिवाइस लाइक डिस्क ड्राइव्स, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड्स, साउंड कार्ड्स टू डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी लोकेशंस। इससे जितने भी डिवाइसेस होते हैं जिसको मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत है, वो क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर पाता है विदाउट द सीपीयू। ठीक, डीएमए समझ गए। इससे फीचर इसका समझिए, बेनिफिट्स। डीएमए का बेनिफिट्स है फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स। DMA controllers can achieve higher data transfer rates than the CPU managed transfer, क्योंकि CPU को क्या करना है, मल्टीपल टास्क को करना है, मल्टीपल प्रोसेसिंग करना है। बट जब केवल और केवल डेटा ट्रांसफर की बात हो तो DMA डेडिकेटली इसके लिए काम करता है, तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर स्पीड फास्ट होता है। इम्प्रूव्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग, DMA ट्रांसफर कैन प्रायोरिटाइज टू इंश्योर टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ टाइम क्रिटिकल डेटा, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक, क्योंकि सीपीयू फ्री रहता है, वो अदर टास्क करता है। डीएमए कंट्रोलर्स ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड इनहांस सिस्टम थ्रूपुट। सिस्टम थ्रूपुट कैसे बढ़ता है, तो नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म्ड ईच यूनिट ऑफ टाइम, जो अगर ज्यादा हो जाए उसी को तो थ्रूपुट कहा जाता है। थ्रूपुट टर्म मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सेशन कंप्लीट देखिए तभी समझ में आएगा। इस देखिए यूट्यूब के थ्रू जो है हमारा प्रयास रहता है, देखिए यहाँ पर कोई कथा कहानी और लंबा सेशन नहीं चाहता, तो इसमें प्रयास होता है कि सेशन टाइमिंग कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक और पॉइंट हम लोग कर पाएँ। इसलिए यहाँ पर कुछ लोग तो चाहते हैं कि एकदम आराम आराम से बहुत सारा चीज़, कुछ लोग, इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए जो सेशन आपको जैसे होता है ना कि भोजन बना के पका के एकदम परोसा जाता है ताकि आप उसको बनाने में चाहे कितना टाइम लगे, खाने में आधा घंटा ही लगे, वही चीज़ यहाँ पर है। तो चाहे कितना भी टाइम लगे कंटेंट क्रिएट करने में और फिर आपके सामने परोसा जाता है। तो यहाँ पर प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर पाएँ। इसलिए टॉपिक अ, 2 बार भी देख सकते हैं जिसको दिक्कत है,
और दूसरा है कि रेगुलर, एक भी सेशन अगर आप छोड़े हैं तो बहुत सारा चीज़ होता है जो हम यहाँ ज़्यादा उसको डिक्टेट करते हैं, कई बार हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम पढ़ा चुके हैं। आगे डीएमए आप लोग कर चुके हैं, अब हम लोग 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक होगा। इस हो गया ना, जैसे ये हो गया कि इसके और भी अ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने लगा पहले इन सब चीज़ों को हार्डवेयर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद हम लोग उस चीज़ पे चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम रजिस्टर सुने हुए हैं तो हम फ्लिप फ्लॉप को समझ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर हम लोग ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिए। इन कंपैरिजन विद द रैम, इस मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लगाया है। इन कंपैरिजन विद द स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, एक कंप्यूटर मेमोरी करके मैंने सेशन लिया था, याद करिए, कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर जाके उस सेशन को देख लीजिएगा कंप्लीट। In comparison with the static RAM memory, the dynamic RAM memory has, ऑप्शन देख के आंसर करिए। पहला है लोअर बिट डेंसिटी एंड हायर पावर कंजम्पशन, हायर बिट डेंसिटी एंड हायर पावर कंजम्पशन, लोअर बिट डेंसिटी एंड लोअर पावर कंजम्पशन, हायर बिट डेंसिटी एंड लोअर पावर कंजम्पशन, नन ऑफ दिस। यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में, और इन कंपैरिजन विद द स्टैटिक रैम द डायनेमिक रैम मेमोरी हैज, यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में पूछा गया है, डायनेमिक रैम के बारे में पूछा गया है। तो डायनेमिक रैम में आंसर जो आपका होगा हायर बिट डेंसिटी एंड लोअर पावर कंजम्पशन, हायर बिट डेंसिटी एंड लोअर पावर कंजम्पशन, ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। Which of the following is an advantage to using fiber opticals data transmission? नेटवर्किंग डिवाइसेस या डेटा ट्रांसमिशन मीडियम्स, ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं नेटवर्किंग में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन का एडवांटेज, रेसिस्टेंस टू डेटा थेफ्ट, फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट, लो नॉइज लेवल, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग स्टैटिक रैम विद डायनामिक रैम। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम को कंपेयर करेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट, इन स्टैटिक रैम टिपिकल सेल रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स देन द डायनामिक रैम। दूसरा है पावर कंजम्पशन पर बिट ऑफ स्टैटिक रैम इज लेस देन दैट ऑफ द डायनामिक रैम। तीसरा यहाँ पर है डायनेमिक रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन द स्टैटिक रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, नन ऑफ दिस। सबका आंसर आना चाहिए। कंपेयर करना है स्टैटिक रैम विद डायनेमिक रैम। इन स्टैटिक रैम टिपिकल सेल रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर देन दैट ऑफ द डायनेमिक रैम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डायनेमिक रैम से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसको, स्टैटिक रैम को। पावर कंजम्पशन पर बिट ऑफ स्टैटिक रैम इज लेस देन दैट ऑफ द डायनामिक रैम। ये स्टेटमेंट गलत है। पावर कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर कंजम्पशन पर बिट ऑफ स्टैटिक रैम इज लेस देन, नॉट लेस देन होता है यहाँ पर, ग्रेटर देन होता है देन द डायनामिक रैम। डायनामिक रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन द स्टैटिक रैम। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फर्स्ट एंड 3 यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में भी हर दिन डाला जाता है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं पोस्ट करते रहता हूँ, स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह शेयर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि आप लोग बाद में नहीं पढ़ेंगे, तो कम से कम इतना ध्यान रहे। स्टैटिक रैम मेमोरी कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड।
जितना देर तक पावर सप्लाई होगा स्टैटिक रैम डेटा को रिटेन करता है, इसलिए कांस्टेंट पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो पावर स्टैटिक रैम को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ था? पावर कंजम्पशन पर बिट ऑफ स्टैटिक रैम इज लेस, ऐसा नहीं है, ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, पावर कंजम्पशन यहाँ पर कांस्टेंट पावर चाहिए। स्टैटिक रैम मेमोरीज आर यूज्ड टू बिल्ड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है, आप कैश मेमोरी के बारे में पढ़े हैं, कैश मेमोरी बनाने में स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है। ठीक है, इट कैन retain stored data indefinitely and it can be implemented as a flip flop circuit to store one bit of information। अब यहाँ देखिए डायनेमिक रैम, दो तीन बात याद रखना है। कैश मेमोरी के लिए यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस पावर चाहिए डेटा होल्ड करने के लिए। ठीक है, डायनेमिक रैम स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट अप्लाई टू द कैपेसिटर्स। यहाँ पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। The stored information on the capacitor tends to lose over a period of time. Thus, capacitor must be periodically recharged to retain their users. Periodically इसको रिचार्ज और रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। और दिस मेमोरी, द मेन मेमोरी इज जनरली मेड अप ऑफ द डी रैम चिप्स। तो जो मेन मेमोरी होता है, जो आप रैम सुनते हैं, मेन मेमोरी रैम रोम, इसके लिए डी रैम चिप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और एस रैम स्टैटिक रैम से कैश मेमोरी बनता है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज द स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, नन ऑफ दिस। इसका तो आंसर आप सभी लोग कर पाएंगे कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस का जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, ये स्टोर किस में होगा? तो प्रोसेसर रजिस्टर में होगा। और प्रोसेसर रजिस्टर किसे कहा जाता है? एक्यूमुलेटर को कहा जाता है। सो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का लेंथ क्या है? देखिए, मैं जब अपना कॉलेज के टाइम की बात बता रहा हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एग्जाम था और एक दिन पहले आपको पता है कि जो पहले से पढ़ लिया रहता है तो उसको दो चार लोग घेर लेते हैं कि हम मेरा भी करवाओ, नहीं तो हम फेल कर जाएंगे। तो रात भर जगे थे, हमको याद है, उसी दिन ये सब रट्टा मराया था। DRARAC, DRARAC, IRPC, TR। तो आज तक हम नहीं भूले। 16 12 16 16 12 16 8 8 8 8 क्या है? इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर का 8 बिट स्टोरेज होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 16 बिट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 16 बिट। याद कैसे रखना है? देखिए यहाँ पे डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्परेरी रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। 16 12 16 16 12 16 8 8। हम तो रटे थे, आप जैसे याद करना रखिएगा रजिस्टर कितने कितने बिट का होता है। सिंपल है आंसर करने के लिए। डेटा रजिस्टर 16 बिट, एड्रेस रजिस्टर 12, एक्यूमुलेटर 16, इंस्ट्रक्शन 16। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जब आप इसको नेट वोट पर देखेंगे तो अलग अलग चीज दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि जहां देखेंगे वैसा आंसर आपको दिखा देगा। ठीक, तो इसको याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर कर पाए। अब देखेंगे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। A primitive SJF means shortest job first algorithm will preempt the currently executing process. Or primitive SJF scheduling is sometimes called shortest remaining time first scheduling. इसमें से बेसिकली देखना है कि स्टेटमेंट राइट कौन सा है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब ही होता है कि टेम्परेरली क्या करता है, सीपीयू करेंटली एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को सस्पेंड करके दूसरा प्रोसेस को इन्वोक करता है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यही होता है। तो प्रिमिटिव एसजीएफ एल्गोरिथम विल प्रिम्प्ट करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, स्टेटमेंट सही है। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के प्रिमिटिव वर्जन को ही शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग कहा जाता है। याद करिए जब मैंने पढ़ाया था, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस। प्रोसेसर बस को एक्सटेंड करने के लिए बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस कौन सा यूज होता है?
ब्रिज सर्किट, राउटर, कनेक्टर, गेटवे, नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर बताएंगे आप सभी लोग। 1 घंटे का ये शो था, 15 मिनट हमारे पास समय है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए ताकि हम लोग 1 घंटे में इसको कंप्लीट करें। ब्रिज सर्किट सही आंसर है, ब्रिज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द पाथ ऑफ द डेटा विद इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग, assembly language, machine language programming. Programming that actually controls the path of the data within the computer is called what? आप लोग का जवाब क्या है बताएंगे। माइक्रो प्रोग्रामिंग इसे कहा जाता है। व्हाट इज माइक्रो प्रोग्रामिंग, मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे। माइक्रो प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग माइक्रो कोड फॉर अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो माइक्रो कोड लिखा जाता है उस प्रोसेस माइक्रो कोड लिखने के प्रोसेस को ही माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा जाता है। माइक्रो कोड लो लेवल में लिखा जाता है, लैंग्वेज में। किस में लिखा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज that define how a microprocessor should function when it executes machine instructions। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा, इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसी को माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ में आ गया। ऑन सम कंप्यूटर्स द माइक्रो कोड इज स्टोर्ड ऑन रोम। कुछ कंप्यूटर में माइक्रो कोड को रोम पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ठीक है, और इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। लेकिन किसी किसी सिस्टम में ई प्रोम पे लिखा जाता है। ई प्रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम या रोम के ही एक टाइप है। तो यहाँ पर लिखा जाता है ऐसे माइक्रो कोड को। माइक्रो कोड में कौन सा कोड होता है? बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर कैसे फंक्शन करेगा और ऐसे सम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को लिखना, इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स व्हाट। पहला ऑप्शन है वेदर अ डेटा इज रीड इनटू और रिटन आउट टू द मेमोरी, वेदर सीपीयू इज एक्सेसिंग मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, वेदर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। कंट्रोल सिग्नल, बेसिकली कंट्रोल यूनिट जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल द अबव आर द फंक्शन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंकेज बिटवीन। लिंकेज का मतलब क्या होगा? इंटरफेस बिटवीन द सीपीयू एंड द यूजर इज प्रोवाइडेड बाय। यूजर और सीपीयू के बीच में जो लिंकेज का काम करता है वो कौन करता है? पेरिफेरल डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस, तब आप कहते सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जिससे इंटरेक्ट होते हैं सिस्टम से, मतलब किसी इनपुट डिवाइस से ही तो होते हैं। तो हमारा इनपुट डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, जिससे हम कमांड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोड साइकिल, टाइम सीक्वेंसिंग, फेच एग्जीक्यूट साइकिल, क्लॉक साइकिल, नन ऑफ दिस। CPU takes computer instruction, CPU of a computer takes instruction from the memory। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेना, उसको एग्जीक्यूट करने को हम क्या कहते हैं? फेच और एग्जीक्यूट साइकिल। फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इंटरप्ट कैन बी टेम्परेरली इग्नोर्ड बाय द काउंटर इज कॉल्ड। एन इंटरप्ट कैन बी, यहाँ पर प्रोसेसर की बात हो रही है कि अगर प्रोसेसर के पास कोई इंटरप्ट आता है। इंटरप्ट का मतलब एक हम समझ सकते हैं रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट बाय एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो अगर कोई इंटरप्ट आता है जिसको टेम्परेरी प्रोसेसर इग्नोर कर देता है, तो उसको हम कहेंगे मास्केबल इंटरप्ट। क्या कहेंगे? मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग अ टिपिकल फेच ऑपरेशन। फेच ऑपरेशन जैसे कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? फेच करता है। तो कैसे फेच करेगा? प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा सबसे पहले। कंट्रोल यूनिट कहाँ जाता है? प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर को चेक करता है कि वेदर एनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर टू एग्जीक्यूट।
बिकॉज प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर दैट कीप द ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसका इसका एड्रेस डिटेल किसके पास है, प्रोग्राम काउंटर के पास है। तो कंट्रोल यूनिट किसके पास जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखेंगे सब में प्रोग्राम काउंटर दिया हुआ है। अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर के बाद ये जो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर ट्रैक रखता है किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में है। फिर वहां से कहाँ जाएगा, ये मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी से फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर में आएगा, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। ऑप्शन ए इज राइट। ये होता है फेच ऑपरेशन के इवेंट्स का सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अच्छे ही हैं। जैसे होता है ना, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कुछ आसान लगता है। देखिए, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एस एम टी पी और एस टी टी पी। अलग क्वेश्चन एक दो लगा देता हूँ कि ताकि आप याद करें। IBPS स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर 2019 का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी दिए रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। मैंने बताया था कि अगर ऐसा आप प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कौन सा बुक वगैरह प्रेफर करें, उसके लिए बताया था कि IBPS का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, नेट पे किसी बुक में, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP HTTP। SMTP का पोर्ट नंबर है 25, HTTPS का कितना है 443, 25 और 443। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ एक तरफ कुछ टर्म दिया हुआ यहाँ पे, ये भी SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2014 का क्वेश्चन है। थ्रेड शेड्यूलिंग प्रोसेस स्विच नॉन प्रिमिटिव, यहाँ पर दिया हुआ किससे कनेक्ट है, इसको आप मैच करके आंसर करेंगे इस कोड का यूज करके। थ्रेड के बारे में आप लोग भी आंसर करिए। थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आपको, 30 सेकेंड का। देखिए, यहाँ पे थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, या आप कह सकते हैं कि प्रोसेस का एक सेगमेंट थ्रेड होता है। तो थ्रेड को, थ्रेड का डेफिनेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, लाइट वेट प्रोसेस है। क्या है, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। तो ये का मैचिंग किससे होगा, 3 से होगा। शेड्यूलिंग में अगर आप देखेंगे, शेड्यूलिंग किसका काम है, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का काम, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर आता है। और प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, प्रोसेस स्विच का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस अपना स्टेट चेंज करता है, उसको प्रोसेस स्विच कहा जाता है। ठीक, और जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये होता है ना प्रोसेस के स्टेट्स। न्यू से रेडी में जाना, रेडी से रनिंग में, रनिंग से आपका टर्मिनेशन में जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम कहेंगे मोड स्विच। क्या कहेंगे, मोड स्विच कहेंगे। C4 यहाँ पर है। ठीक है, तो आंसर तो डिराइव हो गया। अब नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग टेक्निक्स होता है। नॉन प्रिमिटिव कहने का मतलब कि पहले जो प्रोसेस आया है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस, मतलब सीक्वेंस में प्रोसेस कंप्लीट होना, एग्जीक्यूट होना। तो ये कौन सा आपका शेड्यूलिंग टेक्निक्स है, तो FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर D2, D2, B1 और A3, ऑप्शन बी इज राइट। तो इस प्रकार से हमने आज के सेशन में CPU टॉपिक को कंप्लीट किया, CPU के फंक्शन को पढ़ा। बट यहाँ पर और भी चीज़ें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट मतलब क्या, CPU का ब्लॉक डायग्राम वगैरह पढ़ा हमने, रजिस्टर्स वगैरह। बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हमें पढ़ना है आगे। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू 3-4 सेशन को में पढ़ेंगे, 4-5 सेशन इसके ऊपर होगा। तो आपको एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, फिर हमारा डिजिटल लॉजिक वगैरह का पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझ पाता हूँ बेहतर तरीके से कि आपको कैसे कराया जाए कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो कम समय में। फिर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिछला जो पढ़ा वो अगर भूलते जाएंगे, तो बीच बीच में एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी तक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स कराया है, नेटवर्किंग कराया है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि वो सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में इंक्लूड करते रहूँ,
और ये पार्ट इसका क्वेश्चन ये प्रैक्टिस आप करते रहें, फिर हम आगे धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। 1 घंटे मैंने सेशन का टाइम दिया था, बट कुछ पहले ही ये 1 घंटा से कम में ही कंप्लीट हो गया। तो चलिए, आज इतना ही और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी मैं चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ, उसको पढ़िए। वहाँ भी मैं प्रयास रहता है कि छोटा-छोटा चीज़ आप लोग लर्न करते रहें। वहीं तो एक दिन बे कलेक्शन बन जाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखते रहेंगे। एक साथ आपके सामने टॉपिक्स आएँगे, बहुत सारे पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही ईज़ी वे है पढ़ने का, सीखने का कि हम लोग एक-एक टॉपिक कहीं न कहीं एक-एक टर्म कुछ नो इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखते रहें। मैं वही पोस्ट करूँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, नेसेसरी होगा, अदरवाइज़ मैं वो पोस्ट ही नहीं करूँगा। और बाकी आप लोग चैनल को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करिए। लिंक्स को स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए आप लोग ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। कुछ लोग सोचते हैं कि सर कहते हैं, हम लोगों को काम है अपना कर लें, बट थोड़ा-सा सर के बारे में भी सोचना तो आप लोगों की ही जवाबदेही है, ताकि मैं और भी डेडिकेशन के साथ आपके लिए सेशन लाते रहूँ, क्योंकि आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँगे, तो हमें भी लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है और इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा मेहनत करने की जो होता है ना कि जोश उमंग मन में जगेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। सेशन को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और भी जो आपके मन में क्वेरी हो ज़रूर कमेंट करिए, हम कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं रिप्लाई सबका देने का देर-सबेर थोड़ा किसी में टाइम लग जाता है। बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट।